A very good morning to all of you dear students of class 10th। मैं माला तिवारी आपकी सोशल साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा हमने बात किया था कि आज से हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1 से। ये सिर्फ एक रिवीजन है जो बच्चे ऑलरेडी क्लासेस जो पिछली क्लासेस हैं अटेंड नहीं कर पाए थे उन बच्चों के लिए एक रिवीजन है ये। तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा भूगोल का चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले जानना आवश्यक है कि संसाधन होते क्या हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, साथ ही जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है। तो दूसरे और साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिन्हें मानव अपने कौशल व प्रौद्योगिकी द्वारा उपयोगी बनाता है, वे संसाधन कहलाते हैं। अतः संसाधन क्या है? मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव अपने प्रयासों द्वारा अपने आसपास उपलब्ध सभी वस्तुओं को उपयोगी बनाता है, अर्थात संसाधन बनाता है। आइए स्टूडेंट्स, हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। विभिन्न आधारों पर हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया है। उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के संसाधन हैं, जैव और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर दो तरह के संसाधन हैं, नवीकरण योग्य यानी जो कि समाप्त नहीं होते हैं, और अनवीकरण योग्य संसाधन जिनका भंडार सीमित है, जो एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बात करें विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित और संचित संसाधन, यानी जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उनका हमने कितना विकास किया है, इसके आधार पे हमने संसाधनों को कैटेगराइज किया है। आइए बच्चों, अब उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के संसाधन हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जिन संसाधनों में जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षी, मत्स्य आदि जैव संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव हैं, जैसे जल, चट्टानें, धातुएं, मिट्टी आदि अजैव संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधन का समाप्त होने वाले संसाधन और न समाप्त होने वाले संसाधन। सबसे पहले है नवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सके, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, वन एवं वन्य जीव आते हैं। जो इसकी दूसरी कैटेगरी है वो है अनवीकरण योग्य संसाधनों की। इन संसाधनों के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक काल में होता है, अतः इन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। खनिज और जीवाश्म ईंधन, जिसमें कोयला व खनिज तेल है, इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इसमें कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, यानी हम इन्हें फिर से गलाकर, ठोक पीट करके पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट संसाधनों के वर्गीकरण में जो अगला कैटेगरी है वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, यानी कि संसाधन पर किसका अधिकार है। सबसे पहला जो इसमें है वह है व्यक्तिगत संसाधन। जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे भूखंड हैं, खेत हैं, बाग, कुआं आदि व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। यानी कि कोई भूखंड है, खेत है, वो व्यक्ति का अपना निजी संसाधन है। दूसरा जो है उसमें ये है सामुदायिक संसाधन। जो संसाधन
किसी क्षेत्र अथवा समुदाय के सभी लोगों के उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं, वे सामुदायिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान, शमशान भूमि, तालाब, पशुचारण भूमि आदि सामुदायिक संसाधन है, यानी कि एक ग्रुप के लोगों का, एक समूह के लोगों का इन पर अधिकार होता है। तीसरा जो है वह है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश की भौगोलिक सीमा में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जिनमें समस्त खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्यजीव संसाधन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व उसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा के अंतर्गत आते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों की जो अगली कैटेगरी है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, जिसे हम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उससे परे यानी उसके आगे जितने भी खुले महासागरीय संसाधन हैं उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए हैं, पूरे विश्व के लिए ये संसाधन उपलब्ध होते हैं। आइए अब बात करते हैं हमारी जो अगली कैटेगरी है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी किसी संसाधन का कितना विकास हुआ है। इसमें जो सबसे पहला है वह है संभावी संसाधन। यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं परंतु उनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करके उनकी गुणवत्ता व मात्रा निर्धारित की जा चुकी है उन्हें हम विकसित संसाधन कहते हैं। तीसरा है भंडार। भंडार यानी कि जिनके भंडार हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं परंतु वो हमारे भंडार में हैं, वो भंडार संसाधन कहलाते हैं। भंडार संसाधनों का ही एक अगला जो कैटेगरी है वो है संचित कोष। वे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बांधों में जो जल होते हैं, वन, जीव जंतु आदि हमारे संचित कोष के अंतर्गत आते हैं, जिनका हम भविष्य में संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विभिन्न आधारों पर हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया और जो उसकी जो विभिन्न कैटेगरीज थी वो उनका हमने डिटेल में विश्लेषण किया। अब जो हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, जैसा कि आपके शीर्षक से ही ज्ञात होता है, वह सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास किया जाए परंतु विकास करते वक्त हम संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वे संसाधन बचे रहें, उपलब्ध रह जाएं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संसाधन नियोजन, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसाधन नियोजन का तात्पर्य है सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उचित व विवेकपूर्ण विदोहन व उपयोग। भारत में संसाधनों के वितरण व उपयोग में व्यापक विविधता दिखती है, जिसका प्रत्यक्ष कारण भारत की भौगोलिक व जलवायुविक सांस्कृतिक विविधता है। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। किसी देश में संसाधन नियोजन के 3 मुख्य सोपान होते हैं।
सबसे पहला होता है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाई जाए। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक व मात्रात्मक अनुमान लगाना शामिल है। उसके बाद जो दूसरा हमारा सोपान होता है वह है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और हमारा जो तीसरा सोपान है वह है संसाधन विकास की योजनाओं को राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। इस प्रकार से इन तीनों सोपानों के द्वारा हम संसाधनों का उचित नियोजन करके भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण भी कर सकते हैं व वर्तमान में विकास भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हुआ। अभी ये चैप्टर का एक और पार्ट है, वो है भूमि संसाधन, और उसमें हम भूमि संसाधन की क्या उपलब्धता है, उसका उपयोग का प्रारूप क्या है और भारत में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर का आधा भाग था जो आज हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शेष भाग को पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।